बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। अब इसकी हम तीसरी टाइप देखते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर विद रिस्पेक्ट टू यूज़। ठीक है, इस्तेमाल के लिहाज से ट्रांसफार्मर की कितनी किस्में हैं, विद रिस्पेक्ट टू यूजेस। ठीक है, इस्तेमाल के लिहाज से ट्रांसफार्मर की कितनी किस्में हैं। अब हम ट्रांसफार्मर को इस्तेमाल जो करते हैं ना, उसके लिहाज से ट्रांसफार्मर की कितनी किस्में हैं उसको हम देखेंगे। अब इसमें सबसे पहले नंबर पर है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरे नंबर पर है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तीसरे नंबर पर है लार्ज पावर ट्रांसफार्मर, चौथे नंबर पर है स्मॉल पावर ट्रांसफार्मर और पाँचवें नंबर पर है कंट्रोल एंड सिग्नलिंग ट्रांसफार्मर। छठे नंबर पर है कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर और लास्ट वन और सातवें नंबर पर जो है वो कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, इस्तेमाल के लिहाज से ये तमाम ट्रांसफार्मर की किस्में हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट जो हमारे स्लाइड है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज की मिकदार को बढ़ा दे, ठीक है, जिसके आउटपुट वोल्टेज क्या करें, ज़्यादा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब ब्लॉक डायग्राम के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक तरफ ट्रांसफार्मर की इनपुट लिखी हुई है, ये वाली साइड जो है ये इनपुट है। ठीक है, और यहाँ पर जो करंट है वो I1 है और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो V1 है। इस तरह ये जो रेक्टेंगल है, ये वाली रेक्टेंगल, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर है और यहाँ पर हमें क्या I2 करंट मिल रहा है और आउटपुट मिल रही है। ठीक है, आउटपुट के ऊपर जो करंट है वो I2 है और वोल्टेज क्या है, V2 है। व्हेन जब V2 इज़ ग्रेटर दैन V1 तो इसे हम क्या कहेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे। ठीक है, आम जुबान में ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज की मिकदार को या वोल्टेज के लेवल को बढ़ा देता है। ठीक है, कम वोल्टेज की मिकदार को ज़्यादा कर देता है, उसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है जी, इसी तरह दूसरे नंबर पर जो है वो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज की मिकदार को कम कर दे या वोल्टेज के लेवल को कम कर दे। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसी के अंदर अगर इक्वेशन देख लें तो V2 इज़ लेस दैन V1। ठीक है, अब इसी ब्लॉक डायग्राम के लिहाज से देखें, अगर V2 छोटा होगा V1 से तो वो क्या कहलाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा। ठीक है जी, ये हमारा स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। ये इंतहाई आसान है, इतना मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है लार्ज पावर ट्रांसफार्मर। ठीक है जी, लार्ज पावर ट्रांसफार्मर ऐसे ट्रांसफार्मर होते हैं जिनकी रेटिंग 1 MVA या इससे ज़्यादा होती है। ठीक है, ठीक है जी, ऐसे ट्रांसफार्मर जिनकी रेटिंग 1 MVA या इससे ज़्यादा होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, लार्ज पावर ट्रांसफार्मर कहते हैं। और लार्ज पावर ट्रांसफार्मर जो है वो दोनों तरह के हो सकते हैं, स्टेप अप भी हो सकते हैं और स्टेप डाउन भी हो सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई जी, ये हमारे लार्ज पावर ट्रांसफार्मर होते हैं। आमतौर पे सब स्टेशन पर और जनरेटिंग स्टेशन पर जो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होते हैं वो लार्ज पावर होते हैं। मेरा मतलब कहने क्या है, जो जनरेटिंग स्टेशन, ठीक है, पावर हाउस, और जो ग्रिड स्टेशन पर जो हम ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं उन्हें हम लार्ज पावर ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसी तरह हमारे पास है स्मॉल पावर ट्रांसफार्मर। अब स्मॉल पावर ट्रांसफार्मर क्या है कि ऐसे ट्रांसफार्मर जिनकी रेटिंग 1 MVA से कम होती है। 1 MVA से कम रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर जितने भी होंगे उन्हें हम स्मॉल पावर ट्रांसफार्मर कहेंगे। ठीक है, अब ये दोनों तरह के हो सकते हैं। स्मॉल पावर ट्रांसफार्मर जो है ना, सिंगल फेज़ भी हो सकते हैं, 3 फेज़ भी हो सकते हैं। लेकिन ये याद रहे, जो लार्ज पावर, इससे पहली जो पावर टाइप्स थी, टाइप नंबर 3 लार्ज पावर ये हमेशा 3 फेज़ होंगे। लार्ज पावर ट्रांसफार्मर हमेशा 3 फेज़ होंगे, जबकि स्मॉल पावर ट्रांसफार्मर सिंगल फेज़ और 3 फेज़ दोनों तरह के हो सकते हैं, ये याद रखें। और इनकी रेटिंग क्या होगी, हमेशा 1 MVA से कम होगी। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखें कि जो स्मॉल पावर ट्रांसफार्मर है वो ड्राई टाइप भी हो सकते हैं और ऑयल अमर्स भी हो सकते हैं। अब ये ड्राई टाइप क्या होता है, ड्राई टाइप ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो जिसके अंदर ऑयल नहीं होता। ठीक है, और ऑयल अमर्स ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसकी असेंबली, जिसकी कोर वाइंडिंग जो है वो ऑयल के अंदर डिप होती है। ठीक है, जो उसका टैंक होता है ना, मैंने आपको पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर के अंदर टैंक बताया था, टैंक के अंदर ऑयल होता है और ऑयल के अंदर सारी असेंबली डिप होती है, उसे कहते हैं ऑयल अमर्स्ड, यानी कि ऑयल में डूबा हुआ ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो स्मॉल पावर ट्रांसफार्मर जो है वो ड्राई टाइप भी हो सकते हैं और ऑयल अमर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है कंट्रोल एंड सिग्नलिंग ट्रांसफार्मर। अब ये कैसे ट्रांसफार्मर है, आमतौर पे ये ट्रांसफार्मर जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर यूज़ होते हैं और ये कंट्रोल वोल्टेज, कंट्रोल करंट और कंट्रोल पावर के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जो कंट्रोल एंड सिग्नलिंग ट्रांसफार्मर है ना, इनको हम रिलेज और सॉलिनॉइड वगैरह को सप्लाई देने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और इनकी रेटिंग बहुत कम होती है। इनकी रेटिंग 10 VA से लेकर 50 kVA तक होती है। ठीक है,
कितनी रेटिंग होती है इनकी? रेटिंग बहुत ही कम होती है इनकी, 10 VA से 50 kVA तक। और ये याद रखें कि कंट्रोल एंड सिग्नलिंग ट्रांसफार्मर हमेशा सिंगल फेज़ होंगे। कौन से होंगे जी? सिंगल फेज़ होंगे। ठीक है, इस्तेमाल कहाँ इनका? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं, जहाँ पर हमें कंट्रोल वोल्टेज और कंट्रोल करंट। ये कंट्रोल वोल्टेज और कंट्रोल करंट का क्या मतलब है यहाँ पर? इसका मतलब ये है कि वोल्टेज के लेवल को या वोल्टेज की मिकदार को हम अपनी मर्ज़ी से तब्दील कर सकें। इस तरह करंट की मिकदार को या करंट के लेवल को हम अपनी मर्ज़ी से तब्दील कर सकें। ठीक है, तो ये कंट्रोल एंड सिग्नलिंग ट्रांसफार्मर हमारे हो गए। इसके बाद आ जाता है कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है जी, इसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास? कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर। अब ये कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है? ये आमतौर पे ऐसी जगह इस्तेमाल होता है जहाँ पर हमारे आउटपुट वोल्टेज जो है वो चेंज हो रहे होते हैं। ठीक है, अब दूसरे अल्फाज में अगर आप यहाँ पर जो मैंने डेफिनेशन लिखी है उसके लिहाज से मैंने ये लिखा है कि ऐसा ट्रांसफार्मर जो लोड के तब्दील होने से अपने सेकेंडरी वोल्टेज को तब्दील ना करें, यानी कि इसके सेकेंडरी वोल्टेज क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। देखें जी, एक बात हमेशा याद रखें, जब आप ट्रांसफार्मर के ऊपर लोड बढ़ाएंगे ना, सेकेंडरी पे, सेकेंडरी का करंट बनाएंगे, तो सेकेंडरी के वोल्टेज ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। सेकेंडरी के वोल्टेज क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। आमतौर पर जहाँ पर हमें हमारे जो हैं क्या नाम है वोल्टेज जो हैं वो हमें कांस्टेंट चाहिए होते हैं, वहाँ पर हम ये ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। ये कहने का मतलब ये है कि इसके जो सेकेंडरी के वोल्टेज हैं वो अगर सेकेंडरी का करंट चेंज भी हो जाए तो इसके वोल्टेज चेंज नहीं होंगे। ठीक है, ये आम तो क्या करेगा? एक कांस्टेंट करंट देगा आपको ये। ठीक है जी, समझ आ गई है? ठीक है जी, तो कांस्टेंट सेकेंडरी वोल्टेज ये देता है। कांस्टेंट सेकेंडरी वोल्टेज का मतलब ये है, देखिए जब भी मैं आपको एक बात यहाँ पर थोड़ी सी आपको समझने की ज़रूरत है कि जब हम ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी के ऊपर करंट चेंज करते हैं, सेकेंडरी का लोड करंट चेंज करते हैं, जब सेकेंडरी का करंट चेंज होता है तो उसके वोल्टेज कम हो जाते हैं, क्योंकि पावर ने कांस्टेंट रहना होता है। समझ आ गई है? P = VI cos फाई। मैं सिंगल फेज़ की बात कर रहा हूँ। पावर का क्या फार्मूला है कि P = VI cos फाई। अब अगर आप इनमें से एक भी चीज़ बढ़ाते हैं, अगर I बढ़ाते हैं तो V कम हो जाएगा, अगर V बढ़ाते हैं तो I कम हो जाएगा। तो इसलिए जब ट्रांसफार्मर के ऊपर लोड बढ़ता है तो उसकी सेकेंडरी का करंट बढ़ जाता है, और जब उसकी सेकेंडरी का करंट बढ़ता है तो फिर क्या होता है? तो उसके वोल्टेज कम हो जाते हैं। तो कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो कि लोड के तब्दील होने के बावजूद सेकेंडरी के वोल्टेज को क्या करता है? कांस्टेंट करके रखता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। अब कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर क्या है? ये ट्रांसफार्मर ऐसी जगह इस्तेमाल होता है जहाँ पर हमारे वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से आउटपुट वोल्टेज की मिकदार कम हो जाए। ठीक है, यानी कि इसकी जो आउटपुट वोल्टेज जो होते हैं वो क्या होते रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, करंट इसका चेंज होता रहता है लेकिन इसके जो आउटपुट वोल्टेज हैं वो क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। समझ आ गई जी? ये कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर और कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर में थोड़ा सा फ़र्क है, ये मैं आपको दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। जो कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर है वो आमतौर पे अपने वोल्टेज को चेंज करके करंट की मिकदार को कांस्टेंट करके रखता है। ठीक है, यानी कि अगर उसका लोड करंट चेंज होगा तो अपने वोल्टेज को वो क्या रखेगा कि लेवल पे रखेगा, सेकेंडरी के वोल्टेज को। ठीक है, समझ आ गई है मेरी बात में? और जबकि कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर जो है, जो उसकी आउटपुट कांस्टेंट होगी, हमेशा उसकी आउटपुट क्या होगी? कांस्टेंट होगी। आम जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है ना, उसमें क्या होता है, अगर फ़र्ज़ कर लो एक हमारे पास ट्रांसफार्मर है, वो 100 वोल्ट लेके आपको 200 वोल्ट आउटपुट पर दे रहा है। ठीक है, अब उसकी प्राइमरी पे आप कितने वोल्टेज दे रहे हैं? उसकी प्राइमरी पे आप 100 वोल्ट दे रहे हैं, और उसकी सेकेंडरी के ऊपर आप कितने वोल्ट दे रहे हैं? उसकी सेकेंडरी के ऊपर जो हमें वोल्टेज मिल रहे हैं वो 200 है। ठीक है, अब आप क्या करें, अगर उसकी प्राइमरी पे 50 वोल्ट कर दें तो सेकेंडरी पे कितने मिलेंगे? जाहिर सी बात है, सेकेंडरी पे 100 वोल्ट मिलेंगे। अगर उसकी प्राइमरी के ऊपर आप 10 वोल्ट कर दें तो सेकेंडरी के ऊपर वोल्टेज कितने मिलेंगे? हमें 20 वोल्ट मिलेंगे। यानी कि जब आपने प्राइमरी के वोल्टेज को चेंज करा ना तो उसके आउटपुट वोल्टेज भी चेंज हो गए। ठीक है, पहले आप प्राइमरी पे 100 वोल्ट दे रहे थे तो वो सेकेंडरी पे 200 वोल्ट दे रहा था, फिर आपने प्राइमरी पे 50 वोल्ट किए तो उसने सेकेंडरी पे 100 वोल्ट कर दिए, जब आपने 10 वोल्ट प्राइमरी पे किए तो उसने सेकेंडरी पे 20 वोल्ट कर दिया। यानी कि इनपुट के चेंज करने से उसकी आउटपुट क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो जो कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर है ना, उसकी आउटपुट चेंज नहीं होती। अब आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि आप उसके प्राइमरी के वोल्टेज भी चेंज करेंगे ना, तब भी उसके सेकेंडरी के वोल्टेज आपको वही मिलेंगे। अब फ़र्क मेरे आपको थोड़ा सा वाज़ा हो गया होगा। जो कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर है उसके भी सेकेंडरी के वोल्टेज कांस्टेंट होते हैं, लेकिन अगर उसका सेकेंडरी का करंट चेंज हो तो तब भी उसके वोल्टेज चेंज नहीं होते। ठीक है, लेकिन
लेकिन जो कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर है उसका प्राइमरी के जितने मर्जी वोल्टेज दें, जो उसके सेकेंडरी के जो उसकी आउटपुट वोल्टेज है ना वो कांस्टेंट देगा आपको। ये मैं इसमें कहना चाह रहा हूँ। तो इस वीडियो लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।